गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस। और आज थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन आज फोर्थ चैप्टर ख़त्म करना है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं इसमें। आप लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े। कुछ लोगों को आवाज़ नहीं आ रही, कम आ रही है, और बाकी लोगों को आ रही है। इसका मतलब कि आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप का वॉल्यूम बढ़ाने की ज़रूरत है या हेडफोन यूज़ करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि मेरे चैनल पर आकर जो गंदे शब्द कमेंट्स में इस्तेमाल करेंगे उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा, रिपोर्ट कर दिया जाएगा। कुछ लोगों ने ऐसा किया है और उन्हें रिपोर्ट कर दिया गया है। दूसरा, जब आप सही रास्ते की तरफ चलते हैं, जब आप आध्यात्म की तरफ चलते हैं, दूसरों की सेवा की तरफ चलते हैं, तो अंधेरी ताकतें या यूं कह लो कि गंदी ताकतें, शैतानी ताकतें आपके मन से आपको साइकोट्रोपिक या वो क्या साइकोलॉजिकल असर आपके दिमाग के ऊपर करके आपके दिमाग से अच्छी बातों को हटा के आपको गलत कर्म, गलत सोच और गलत फैसले लेने पर कभी कभी नहीं, हमेशा ही मजबूर करती है। खास करके इस समय में जब वो चाहते हैं, अंधेरी ताकतें चाहती हैं, शैतानी ताकतें चाहती हैं कि हम सभी भटक जाएं। ऐसे समय में मैंने जो पिछले साल मैंने जो कोशिश की थी और लोगों को सही रास्ता दिखाने की, तो काफ़ी मुश्किलें आई हैं। काफ़ी लोग गलत सही रास्ते पर पहुंचते पहुंचते अचानक गलत की तरफ कुछ मुड़ गए, और कुछ अभी तक कंफ्यूज्ड हैं। वो ना यहाँ जा रहे हैं ना यहाँ जा रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं। तो रा ने और ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस में काउंसिल ने भी कहा है, कुओ ने भी कहा है कि उन लोगों पर ध्यान दो जो अपना फैसला कर चुके हैं कि उन्हें सही रास्ते पर जाना है। और अगर तुम्हारे समझाने के बाद कोई सही रास्ता नहीं समझता है तो उन्हें अकेला छोड़ दो। तो पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारे लोगों को इस तरह मुझे अकेला छोड़ना पड़ा है। यूं यूं समझ लो कि अकेला छोड़ना पड़ा से मेरा कहने का मतलब है कि उन्हें उनसे अपना ताल्लुक काटना पड़ा है। और ये होता रहता है ज़िंदगी में। जब आपके किसी के साथ वाइब्रेशंस मैच नहीं करते तो कुदरत उसे आपकी ज़िंदगी से या आपको उसकी ज़िंदगी से वैसे भी निकाल देती है। तो वाइब्रेशंस सिर्फ मेडिटेशन करने से नहीं होता, आपकी सोच, आपके कर्म और आपके शब्दों से होता है, आपके इंटेंशन से होता है। कुछ बातें हो सकता है आप कहें नहीं, लेकिन आपने सोची, आपके मन में आई, दैट वाज इनफ, दैट वाज इनफ। अच्छाई, सारे अच्छे कर्मों पे पानी फेरने के लिए वो काफ़ी होता है। दूसरा, कुछ सवाल, अरे मैं सवालों के जवाब देने वाली थी और मैं सवाल ही भूल गई कि लोगों ने क्या किए थे। खैर कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने कहा है कि मैं हिंदी में जो ट्रांसलेट करके पढ़ रही हूँ तो उन्हें वो समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों ने कहा है कि सॉसा स्पीक का वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो मैं खुद उसे करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। और बस टलता गया। तो आई एम ग्लैड कि मैंने किया, एंड आई एम ग्लैड, वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने उसे सराहा और आपको वो पसंद आया। कुछ लोगों को वो समझ में नहीं आया है और उन्होंने कहा है कि ये क्या नॉनसेंस है। अच्छा हाँ, मेन बात जो मैं कहना चाहती थी, मुझे ना, हालांकि मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, लेकिन मुझे डेट्स याद नहीं रहती बचपन से ही, हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं रहती। तो वर्ल्ड वॉर 45 में खत्म हो गया था, वर्ल्ड वॉर 2, ये मुझे याद नहीं था। तो मैंने ये कहा, उन्होंने नहीं कहा सॉसा स्पीक में, ये मैंने कहा था कि शायद ये लोग वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहे हैं, हिरोशिमा नागासाकी की बात कर रहे हैं। पर मैं गलत थी।
और ये किताब 50s में छपी या तब इसे अब ये 50s में छपी है। चैनल कब हुई है हम नहीं जानते, हो सकता है तभी नहीं 1952 में चैनल हुई, सॉरी। सो 1952-53 में चैनल हुई है और ये 45 में वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था। तो इसके बाद जो न्यूक्लियर बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब के एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे, ट्रायल्स हुए होंगे, हो सकता है उस बारे में हो। आई हैव नो आइडिया कि वो लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा मैंने सोचा था। आई वॉज रॉन्ग एंड आई एम सॉरी अबाउट। अब एक कमेंट और है कि यहाँ पुरुष का मतलब इंसान है, औरतें भी नहीं। यहाँ पर जब वो पुरुष कह रहे हैं तो वो पुरुषों की ही बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो लोग औरतों को, हाँ, जब वो धरती की बात कर रहे हैं तो उस समय पर बहुत सारी फीमेल पॉलिटिशियंस नहीं हुआ करती थी, याद रखो। उस समय पर 1945, 50, 55 तक फीमेल्स काम नहीं करती थी या वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं थी, तो दुनिया को जो चला रहे थे वो पुरुष थे। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने पुरुषों का जिक्र किया है, औरतों का जिक्र नहीं किया। आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट मेन एंड नॉट वुमेन। दूसरा, वो लोग भी अपनी औरतों को, जैसे सॉसर स्पीक में अगर आपने पूरी तरह ध्यान से पढ़ी है, सुनी है, तो वो लोग अपनी औरतों को जंग पर नहीं लेकर जाते। वो सारे काम आदमी संभालते हैं, औरतें बच्चे संभालती हैं या दूसरे काम करती हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे ही वहां भी होता है, हमारे यहाँ होता था या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दे वर टॉकिंग अबाउट दैट। आगे कमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। मैंने सोचा कि सारे कमेंट्स को एक ही बार में मैं जवाब दे दूं। ओके, आई थिंक जो मेन इम्पोर्टेंट, हाँ, किसी ने मुझे ये पूछा था कि मैं कौन से उनको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है। तो अगर आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है, पहली बात तो मेरा चैनल की बात कर रहे हो, मेरे क्या कहते हैं उसको, लॉ ऑफ वन के ग्रुप की बात कर रहे हो, तो अगर ऐसा है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप लॉ ऑफ वन आपने नहीं सुनी है लेकिन आप लिविंग द लॉ ऑफ वन और ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस सुन रहे हैं, तो भी यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द लॉ ऑफ वन ग्रुप। ऑलराइट, तो अब आगे चलते हैं। ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस का 4th चैप्टर आज यहाँ पर ख़त्म होने जा रहा है। और ये अगेन मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, मैं कोशिश करूंगी कि साथ साथ समझाती जाऊं। जॉन कहता है, क्या आप शायद बता सकते हैं कि जब ये लोग आए तो क्या हुआ? तो टॉम कहता है, अंतरिक्ष से आए ये प्राणी अन्य विभिन्न प्रणालियों से जिज्ञासु हो गए, विभिन्न प्रणालियों से जिज्ञासु हो गए। हमारा प्राथमिक चिंता पृथ्वी को लेकर है, हमारी प्राथमिक चिंता पृथ्वी को लेकर है, क्योंकि इसका स्तर बढ़ना महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक उन्नति की बात कर रहे हैं, या क्योंकि यह ब्रह्मांड के कुछ विकास को रोक रही है। इसका विकास नहीं होगा तो ब्रह्मांड का विकास नहीं होगा। पहले तो सौर मंडल का नहीं होगा, फिर आकाशगंगा का नहीं होगा, फिर ब्रह्मांड का नहीं होगा। वाव! लेकिन जैसा कि आप अपनी दुनिया में भी जानते हैं, कभी कभी जिज्ञासु प्राणी समस्या पैदा कर सकते हैं। कभी कभी उन्हें थोड़ा बहुत बताना बेहतर होता है और हम यही कर रहे हैं। हालांकि हमने कई प्रमुख समूहों और सभ्यताओं का एक सम्मेलन किया है। इससे डर मिट जाता है। अन्य विभिन्न सभ्यताओं, अन्य स्तरों के लोगों को भी ऊपर उठाने में मदद करना हमारा काम है, हमारा मामला है, मतलब हमारा काम है। जॉन कहता है, क्या इनमें से कोई जिज्ञासु अब आपके साथ हैं? टॉम कहता है, नहीं, ये उनके नेता हैं। बाप रे। एंड्रयू कहता है, क्या हम उन्हें विकास या प्रेम की जागृति दिखाने में मदद करने के लिए आपके साथ एक अभ्यास में शामिल हो सकते हैं? तो टॉम कहता है, वे इसका अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आपके लिए शांति और प्रेम लाते हैं तो हम आपके चारों ओर एक बैंड बनाते हैं, बैंड बजाते हैं नहीं,
बैंड बनाते हैं। बैंड मतलब एनर्जी फील्ड का एक बैंड, एक सुरक्षा चक्र। हम उस बैंड को अपने साथ जोड़ते हैं, शांति और प्रेम लाते हैं। आपके साथ एक बैंड बनाते हैं मतलब आपके उनके साथ, एंड्रू वगैरह की टीम के साथ एक एनर्जी बैंड बनाते हैं जिससे वो जुड़ते हैं, ताकि आगे पढ़ती हूँ, आपको समझ में आएगा। हम उस बैंड को अपने साथ जोड़ते हैं। यह एक कंपन है जो विद्युत बैंड की तरह भी होता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं इसका वर्णन कर सकता हूँ, मतलब बातचीत करने के लिए, उनकी बात को समझने के लिए और अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए। वे बहुत छोटे परमाणु हैं जो आपको हमसे जोड़ते हैं। वे अणु नहीं हैं, वे परमाणु हैं। मुझे इसे स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। तो एंड्रू कहता है, ये बहुत दिलचस्प है, हम ये नहीं जानते थे। जॉन कहता है, मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि क्या ये कुछ स्तरों पर एक भावना के रूप में मौजूद हो सकता है। तो टॉम कहता है, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह मूर्त है। मूर्त है, यह कोई मूर्त उत्पाद नहीं है, यह एक कंपन है। यह हम किसी भावना की, एक मिनट, हम किसी भावना की जैसी कल्पना करते हैं वैसा ही होता है। हम जैसी भावना की कल्पना करते हैं वैसा ही होता है। जॉन, हम आपके साथ अपने सत्रों में हमेशा अच्छा महसूस करते हैं और मुझे लगता है कि यही हमारा अनुभव है। टॉम कहता है, वह आपकी भावना है, हम इसे आसानी से नहीं समझा सकते। ये आपकी दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इससे आप में प्रेम और शांति उत्पन्न होती है। हमारी दुनिया में प्रेम और शांति दो शब्दों का वही अर्थ है जो आपकी दुनिया में है, लेकिन कंपन या भावना का अनुभव अलग अलग होता है। ये आपको शांति देता है। शांति के साथ आप प्रेम कर सकते हैं और इस ग्रह पर सभी प्राणियों के विकास के लिए प्रेम आवश्यक है। यह इस ब्रह्मांड की चेतना और सामूहिक चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए भी आवश्यक है। जब आप भीतर से शांत और शांतिपूर्ण होते हैं और जानते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है और आपने दृढ़ विश्वास में और अपने दृढ़ विश्वास में दृढ़ खड़े रहते हैं, तो इससे इन प्राणियों को मदद मिलती है जो देख रहे हैं। ये अन्य प्राणी आपकी प्रतिबद्धता के कंपन को देख रहे हैं। यह एक कंपन उत्पन्न करता है और जब वे इसका अवलोकन करते हैं तो वे बदले में बता सकते हैं जिनके साथ वे काम कर रहे हैं उनके मामले में क्या वे अपने विश्वासों और प्रतिबद्धताओं में सच्चे या पूर्ण हैं, या क्या यह सिर्फ इच्छा है या अहंकार। इयान कहता है, हमारे समाज का लगभग कितना हिस्सा अंतरिक्ष से बुद्धिमान प्राणियों के अस्तित्व की संभावना के लिए खुला है। तो टॉम कहता है, ये आपकी विकसित दुनिया में 68 से 71 के बीच 71 के बीच उतार चढ़ाव करता है। 68 to 71% प्रतिशत के बीच उतार चढ़ाव करता है। जॉन कहता है, अब चूंकि परिवर्तन हो रहा है, 1991 की बात कर रहा है, क्या आइविक्लिजेशन के साथ किसी सीधे संपर्क की संभावना है। आइविक्लिजेशन के साथ किसी सीधे संपर्क की संभावना है। यह जब रूपांतरित हो टॉम कहता है, यह जब रूपांतरित हो जाएगा तो ऐसा न करने का कोई कारण नहीं होगा, है ना। जॉन कहता है, ये सच है। टॉम कहता है, उस परिवर्तन का एक हिस्सा एक दूसरे का अभिवादन होगा। उस परिवर्तन का एक हिस्सा एक दूसरे का अभिवादन होगा। जॉन कहता है, ये अच्छा होगा। तो टॉम कहता है, हालांकि पूरी तरह से जान लें कि हमारे अलावा अन्य भी हैं। एंड्रू कहता है, क्या आपके लिए हमें यह संक्षिप्त जानकारी देना संभव है कि आल्टियंस कहां से आते हैं।
दूरी के संदर्भ में उनके ग्रह का आकार, वायुमंडल, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने में उन्हें क्या विशेष समस्याएं होती हैं। बस इसीलिए हमारे पास उनकी विशेषताओं का एक थंबनेल स्केच है। टॉम कहता है, जैसा कि आप जानते हैं हम ठंड के क्षेत्र से आते हैं। एल्टिया का क्षेत्र ठंड के क्षेत्र के किनारे पर है। इसमें कोई सूर्य नहीं है जैसा कि आपके पास है। ओह, हम एक आयाम की बात कर रहे हैं। सूर्य नहीं है? सूर्य की रोशनी के बिना कैसे जीते हैं ये लोग? एंड्रू कहता है, हाँ, क्या यह एक बड़ा ग्रह है या एक छोटा ग्रह? उदाहरण के लिए मुझे बताया गया कि हुआ पृथ्वी से 16,000 गुना बड़ा है। पृथ्वी के सापेक्ष उनके ग्रह का आकार क्या है? टॉम कहता है, पृथ्वी से 52 गुना बड़ा। हाँ, ओके। एंड्रू कहता है, अब मेरे ये प्रश्न पूछने का कारण यह है, हम इस बारे में सोच रहे थे कि अगर हुविट्ज और एल्टियंस यहाँ उतरेंगे तो वे पृथ्वी के वायुमंडल के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ प्रवेश करने के लिए दोनों को काफी बदलावों से गुजरना होगा। वायुमंडल फिर उसी संकेत से फिर उसी संकेत से फिलिस ने हमें बताया कि उसे महसूस हुआ कि विशेष लोग हो सकते हैं, संचार करने के लिए विशेष लोग हो सकते हैं। इन दो ग्रहों में से किसी एक दिन भौतिक रूप से ले जाया जाता है, इत्यादि। फिर उसी संकेत से फिलिस ने हमें बताया कि उसे महसूस हुआ कि विशेष लोग हो सकते हैं संचार करने के लिए। इन दो ग्रहों में से किसी एक दिन भौतिक रूप से ले जाया जाता है। दो ग्रहों में से किसी एक दिन। I'll just call you back, I'm recording. इत्यादि। टॉम, परिवहन ग्रह के लिए नहीं होगा, यह एक वाहन के लिए होगा। एंड्रू, हाँ, तो हम वाहन में अपने स्वयं के वातावरण से निपटेंगे? टॉम कहता है, हाँ। एंड्रू कहता है, वाहन में अपने स्वयं के वातावरण से निपटेंगे। परिवहन, टॉम कहता है, परिवहन ग्रह के लिए नहीं होगा, यह एक वाहन के लिए होगा। और एंड्रू कहता है, तो हम वाहन में अपने स्वयं के वातावरण से निपटेंगे। टॉम कहता है, हाँ। एंड्रू कहता है, मैं देखता हूँ, और हमें उनके क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बड़े परिवर्तन से नहीं गुजरना पड़ेगा। टॉम कहता है, नहीं। जॉन कहता है, हम नहीं जानते कि यह सभ्यता में केवल 10 आत्माएं हो सकती हैं या लाखों आत्माएं हो सकती हैं। क्या आप हमें इसके बारे में एक सामान्य विचार दे सकते हैं? टॉम कहता है, अल्टिया के भीतर, जैसा कि आपकी बाइबल में कहा गया है, यह आंकड़ा 1,44,000 है। 1,44,000 है। हुआ 5 करोड़ के दायरे में होगा। ओ, जैसा कि बाइबल में कहा गया है। अच्छा। जॉन कहता है, और वो ये सभ्यताएं, क्या वे वही हैं जिन्हें हम शाश्वत कहेंगे? मेरा मतलब है कि क्या वे हमारी पृथ्वी के समय के संदर्भ में अनिश्चित काल तक रहते हैं? टॉम कहता है, यदि आप पृथ्वी के समय में 10 लाख वर्ष जीवित रहे तो आपको लगेगा कि आप शाश्वत हैं। क्या ऐसा नहीं है? OHN, ओन, हंसते हुए, हाँ, OHN कोई होगा। तो टॉम कहता है, जॉन, सॉरी, OHN नहीं, ये इन लोगों ने जॉन कैसे लिखा है। जॉन हंसते हुए कहता है, हाँ। तो टॉम कहता है, तब हम कहेंगे कि यह शाश्वत है। जॉन कहता है, हाँ, ठीक है, मैं इसे समझता हूँ। टॉम कहता है, अल्टिया, हम आपसे कहेंगे शाश्वत है। एक हुविड आपके लगभग 10 लाख वर्ष तक जीवित रहेगा। ओरे बाबा, हुआ की सभ्यता ही वह सभ्यता है जिसने इब्रानियों के राष्ट्र को जन्म दिया। इब्रानियों के राष्ट्र को जन्म दिया। वे इसके लिए सुमेर के समय में, जहां से इब्राहिम आए थे, इब्राहिमियों, अच्छा,
इब्रानी नहीं, इब्राहिम के जो अम, मानने वाले हैं, जहाँ से इब्राहिम आए थे। अ, इसके लिए सुमेर के समय में, जहाँ से इब्राहिम आए थे, पृथ्वी ग्रह पर आए थे, और उस समय जब आपकी किताबों में देवताओं के पुत्रों का पृथ्वी की बेटियों के साथ विलय के बारे में कहा गया है, देवताओं के पुत्रों का पृथ्वी की बेटियों के साथ विलय के बारे में कहा गया है, और वे एक और बार आए भी थे। देवताओं के पुत्रों का पृथ्वी की बेटियों के साथ, ये जीसस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है मुझे पता नहीं। चूंकि वे एक ऐसी सभ्यता थी जिनके पास निरंतर ऊर्जा थी और वे जीवित रहने के लिए दृढ़ थे, उन्होंने ग्रह पृथ्वी पर एक केंद्रीय ऐतिहासिक भूमिका निभाने के लिए चुना। उनके वंशज पृथ्वी पर एक सूक्ष्म जगत का प्रतिनिधित्व करते थे। आशान कलात्मक माध्यम से संचार करता है। क्या आप समझते हैं कि आशान के लोग हमेशा अनुशासन में सक्षम नहीं होते हैं? क्या हम आपसे बस इतना कह सकते हैं कि लाखों हुविट्स के लिए केवल मुट्ठी भर आशाएं हैं। वे अपने साधनों से आते हैं, वे सृजनात्मक हैं। यदि आप चाहें तो चीनियों की संस्कृति पर गौर करें, चाइनीज, आपको उनके प्रभाव दिखाई देगा। आशान संगीत का निर्माता है, यह पृथ्वी पर सुंदरता का निर्माता है। वह सभ्यता है जो संगीत का निर्माण करती है। स्कैंडिनेविया के लोग आशान के थे, और फिनिशियंस भी। ओ, स्कैंडिनेविया एंड फिनिशियंस, फिनिस, आई डोंट नो। आपको उनका आशान, चीनियों का, चाइनीज लोगों पर आशान का प्रभाव। ओके, जॉन कहता है मैं समझता हूं, वे कांच के मामले में बहुत कलात्मक थे। टॉम कहता है हाँ, वे बोहेमियन थे। आशान का शरीर उजला है और वायु के समान प्रकाशमान है, और स्फटिक की ध्वनि के समान है। क्या आप समझते हैं? स्फटिक मतलब क्लियर क्वार्ट्ज। जॉन कहता है हाँ, ये बहुत ग्राफिक है। टॉम कहता है वे वही हैं जिन्हें आप ब्रह्मांड के अत्यथार्थवादी कहेंगे। अत्यथार्थवादी, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। एक मिनट पढ़ के देखूं। अतिथ्यार्थवादी, व्हाट इज ही सेइंग? एक मिनट। अच्छा, ये यहाँ तक नहीं आए। हाँ, Ashan communicates through the artistic. You understand, those of Ashan are not always capable of discipline. We must say to you that millions of Huvids, there are only a handful of Ashans. For the millions of Huvids, there are only a handful of Ashans. They come through by their own means. They are of creativity. If you will look into the culture of the Chinese, you will see the effect on their influence. Ashan is the creator of music. It is the creator of beauty upon earth. It is the civilization that creates muses. The Scandinavians were of Ashan, as were the Phoenicians. ये एक सेकेंड, ये क्या था शब्द? ये, हाँ, ये बहुत ग्राफिक है। बोहेमियन की बात कर रहा था ना। वो बोहेमियन थे। आशान पतले और लाइट ऑफ बॉडी, मतलब हल्के, हवा की तरह हल्के, और उनकी आवाज जो है वो बिल्कुल एक क्रिस्टल की तरह। तो जॉन कहता है हाँ, ये बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो टॉम कहता है कि दे आर व्हाट यू वुड कॉल द श्योरलिस्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, मतलब बिल्कुल सच्चे। इन्वॉल्व पर्टिकुलरली विद अर्थ यू हैव हुवा, अशान एंड अल्टिया। तो वो कहता है कि श्योरलिस्ट्स, ओके, श्योरलिस्टिक मतलब बहुत ही सच्चे और हैं, मतलब उसमें कोई शक नहीं है। That's what I understand. और वो खास करके धरती, हुआ, अशान और आल्टिया से जुड़े हुए हैं। तो जॉन कहता है हुआ जो है, क्या वो भौतिक
रूप से काम करते हैं? तो टॉम कहता है हाँ। तो जॉन कहता है द एस्ट्रल, द क्रिएटिव, द इमोशनल इज अशान। अशान जो है वो सूक्ष्म, रचनात्मक, भावनात्मक अशान है। तो टॉम कहता है हाँ। और एल्थिया मानसिक के साथ काम करती है। यह तीन प्राइमरीज एल्थिया, हुआ और अशान का मिश्रण है जो ब्रह्मांड के साथ पृथ्वी ग्रह के संबंध और युग्मन को एक साथ लाता है। आरागोन से जुड़े सभी लोग, उदाहरण के लिए ब्राजीलियाई हीलर जोस एरेगो उपचार में शामिल है। ये एनकोर से अलग है। एनकोर आरागोन के अंतर्गत काम करता है। वे मानव जाति के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में मिलकर काम करते हैं। आज मैंने ग्रुप के ऊपर वही लिखा कि 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले एक डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी जिनका मुझे लगा कि ये मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं, और मैं सही थी। थोड़ा खर्चा हुआ, पर मेरा बेटा इस तरह चलने लग गया और इतना क्लोज टू नॉर्मल हो गया और इतना फर्क आ गया उसमें कि मैं हैरान रह गई। जो डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स सारे कहते थे कि मेरा बेटा ठीक नहीं हो सकता, उनको सबको झूठा साबित कर दिया और काफ़ी कसर रह गई थी, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। आज मैंने मेरा बेटा जिस स्कूल में जाया करता था, वहाँ पे एक लड़की है जिसके फादर की शायद डेथ हो गई, उसकी मम्मी ऑब्वियसली ओल्ड हो गई और वो लड़की चल नहीं पाती, खड़ी नहीं हो पाती। तो उसको ठीक करने के लिए, उसका चेकअप करने के लिए मैंने डॉक्टर को आज बुलाया था। और जैसे ही डॉक्टर क्या करते हैं, पैरों की उंगलियों को दबाकर चेक करते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी बच्चे को चेक करने से पहले वो बैठेंगे, अपने ईश्वर को याद करेंगे, सच्चे पातशाह तू नहीं करना है, मुझे रास्ता दिखा और इस बच्चे को ठीक करके उन्होंने कुछ बोला और उन्होंने हाथ लगा, और जैसे ही उन्होंने कुछ ऐसे किया, बच्चे के ऐसे हाथ घुमाया और पैर के ऊपर, और जैसे ही पैर को छुआ, एग्जैक्टली वो फीलिंग आई मुझे जैसे हम लोगों ने लॉ 1 शुरू की थी। तो कमरे में ऐसा लगता था या बाहर ऐसा लगता था कि राह आ गया या कमरे में कोई बीइंग आ गई। प्यार से मन भर गया एंड आई कुड नॉट हेल्प क्राइंग। मतलब इतना प्यार कि मेरी आंखें छलक गईं। तब मैंने रियलाइज किया, और सर ने ये हजारों बार बोला है, पर मैंने सोचा कि ये ही इज जस्ट बीइंग हम्बल। उन्होंने कहा बच्चों को मैं ठीक नहीं करता हूं, मैं कौन होता हूं ठीक करने वाला, ये ठीक करता है, ये जो है ना, ये बच्चों को ठीक करता है, और मैं इसे आदेश देता हूं कि बच्चों को ठीक करे। तो ये हुआ आज, और ये पढ़ के मुझे वो बात याद आई कि मानव जाति के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के दिशा में मिलकर काम करते हैं। ये सच है, वे एक साथ काम करते हैं। जैसे स्पेक्ट्रा हुआ के लिए काम करता है, जेनेल कंप्यूटर के समान सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर की तरह नहीं। हम नहीं जानते कि इसे कैसे व्यक्त किया जाएगा। जेनेल इंटरचेंज के साथ काम करता है। जीमेड और जेनथॉर्प जेनेल की श्रमिक सभ्यताएं हैं। वे जेनेल की ऊर्जा को सामने लाने में समझ और क्षमता की एक विशेष संरचना देते हैं। जेनेल हल्का, हर्षित और व्यवस्थित है। जब हम कहते हैं व्यवस्थित, हमारा तात्पर्य रंग ऊर्जा में व्यवस्था का निर्माण करना है। जेनेल सभ्यताओं का किमियागर है। यह अध्याय इस ग्रह पर सभ्यताओं के संबंध में आयरीन और टॉम के बीच बातचीत के साथ समाप्त होता है। ये इसके आगे का हिस्सा वो है जहां
इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आयरीन, मैं चीनी और बौद्ध तिब्बतियों के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये नाखुश रिश्ता कितना पुराना है? इसके बारे में क्या समझने की जरूरत है? और ऐसा क्या है जो मानव जाति के इतिहास में इसके बारे में नहीं पता है? मानव जाति को इतिहास में इसके बारे में नहीं पता है। टॉम कहता है, शुरुआत में चीन एक बीज था और तिब्बती दूसरी सभ्यता के प्रत्यक्ष वंशज थे, जो चीनियों की आत्मा थी। क्या आप आध्यात्मिक के साथ सामग्री को सामने लाने का महत्व जानते हैं? चीनी सामग्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या आप आध्यात्मिक के साथ सामग्री को सामने लाने का महत्व जानते हैं? चीनी सामग्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिक्रमक आयरीन पूछती है, प्रतीकात्मक रूप से, लेट मी कंफर्म व्हाट दैट मीन्स, सिंबॉलिकली, मतलब क्या Tibetans were direct descendants from another civilization which was the soul of the Chinese. Chinese was the one seeding. You know the importance of bringing forth the material with the spiritual. The Chinese represent the material. Irene says symbolically. हाँ, मतलब के symbolically, मतलब के प्रतीकात्मक रूप से। टॉम कहता है हाँ, और तिब्बती आध्यात्मिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। नो वंडर। आयरीन कहती है, लेकिन चीन और तिब्बत के इतिहास में कहीं ना कहीं उन्होंने चीनी सम्राटों को अपनी आध्यात्मिक शिक्षाएं सिखाने के लिए तिब्बती लामाओं का इस्तेमाल किया था, और फिर भी उससे पहले भी कुछ असंतुलन था जो अब भी जारी है। तो टॉम कहता है, आप जानते हैं कि तिब्बत के पुजारी उस चीज के से सीधे संबंध में है जिसे इजराइल राष्ट्र में देवताओं के पुत्रों का पुरुषों की बेटियों के साथ विलय कहा जाता है। ओह, रियली? वन सेक, व्हाट वाज दैट? Do you know the priests of Tibet are in the direct relationship to what is called the nation of Israel, the sons of gods merging with the daughters of men, in a direct relationship with. Wow. अच्छा, इयान कहता है, तो मनुष्य के विकास के किस बिंदु पर तिब्बती प्रकट हुए और मिलना जुलना शुरू किया? टॉम कहता है, वे शिक्षक थे। जैसे ही लोन उर के लोगों को पढ़ाने के लिए समुद्र से बाहर आए, लोन उर, loans, as Loans came out of the sea to teach those of Ur. They were the teachers. अच्छा, तो ये लोआन एक सभ्यता है, उर एक सभ्यता है। जैसे ही लोआन्स उर के लोगों को पढ़ाने के लिए समुद्र से बाहर आए, अलौकिक सभ्यताएं जितनी आसमान में है उससे कहीं ज्यादा हमारे समुद्र के नीचे रहती हैं। चानी प्रोजेक्ट में ये प्रूव हो चुका है, और मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट शायद था, उसमें कहीं तो था, मुझे याद नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि वे चीनी लोगों को पढ़ाने के लिए पढ़ाने वाले शिक्षक थे। आप समझे? अब चीन तिब्बत का उपभोग करना चाहता है, क्योंकि उपभोग में उनका मानना है कि वे सबसे अच्छा जानते हैं। आयरीन कहती है, तो चीनियों ने अनजाने में महसूस किया कि उन्हें वह दिव्यता मिलनी चाहिए थी जो तिब्बतियों के पास थी। अनजाने में महसूस किया। तो टॉम कहता है ये सही है, लेकिन उनमें क्षमता नहीं थी, क्योंकि वो फिजिकल के प्रतिनिधित्व थे। आयरीन कहती है, तो ये जानते हुए कि उनमें क्षमता की कमी है, उन्होंने तिब्बतियों को नजरों से दूर करने की कोशिश की। अधिक शांतिपूर्ण समय में उन्होंने उन्हें अपना शिक्षक बनाया, यह सोचकर कि यदि वे अपने शिक्षकों से बेहतर सीखेंगे तो वे देवत्व का स्थान ग्रहण करेंगे। टॉम कहता है ये बिल्कुल सही है। जैसा कि प्राचीन काल में बेडॉन्स यह सोचकर पोरपोइज खाते थे, बेडॉन्स पोरपोइज खाते थे। बेडोइन्स एट द पोरपोइज थे, कुड बेबॉइंस करके कोई थे, वो पोरपोइज खाते थे।
कि पोर्पोइज खाने से पोर्पोइज का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाएगा। अब पोर्पोइज टॉर्टोइज को बोल रहे हैं कि किसको बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। आयरीन कहती है ठीक है, और जब चीनियों ने देखा कि यह स्थानांतरण नहीं हुआ तो वे हिंसा की ओर मुड़ गए। टॉम कहता है और बंधन, क्योंकि यदि वे इस आत्मिक ज्ञान को बंधन में डाल सकते हैं तो वे इस पर कब्जा कर सकते हैं, इसे नियंत्रित कर सकते हैं। आप समझे? यह यहूदी लोगों के समान है जो मैट्रिक्स में एक मूल्यवान स्थान रखते हैं जिसे अन्य लोग उनसे छीन लेते हैं। मतलब मैंने स्कूल में एक बार किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा था कि मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, पर इतनी पसंद नहीं थी कि भगवान ने मुझे यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ने के लिए बिठा दिया। ठीक है, भगवान ने नहीं, मैंने खुद को बिठाया, पर ठीक है। इयान कहता है तो तिब्बती किस सभ्यता से आए थे? टॉम कहता है ये 24 सभ्यताओं में से एक है। इयान कहता है और 24 में से कौन सा? टॉम कहता है मैं आपको नाम बताने की अनुमति मांगूंगा। वे ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मांड में विनम्रता के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाय, मुझे वहीं क्यों नहीं पैदा कर दिया था। वे उस सभ्यता के हैं जो कुल एकजुटता में आंतरिक ज्ञान के सिद्धांत हैं, स्वयं के विस्तार के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए। अब इस समय में हुवर्ड्स के अलावा वे एकमात्र लोग हैं जिनके पास अंतर्निहित ज्ञान है। अंतर्निहित उद्देश्य एक उनकी कोडिंग में सामूहिकता है, इसलिए वे एकजुट हैं। और अब क्यों इस समय में जब 24 उभर रहे हैं, वे अपनी मानवता में खुद को अभिव्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि वे खतरे में पड़े मानव समूहों का सफाया कर सकते हैं। ओ जॉन कहता है क्या आप हमें सभ्यता का नाम बता सकते हैं? तो टॉम कहता है साइलेंस। आयरीन कहती है मैं आपकी आशंका को समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि बौद्धों और लामाओं को अपना ज्ञान प्राप्त करने में कई वर्षों का अध्ययन और परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। टॉम कहता है आपने 9 के परिषद को झगड़े में डाल दिया। काउंसिल ऑफ 9 को झगड़े में डाल दिया है। आपने ऐसा सवाल पूछा तो आयरीन कहती है मैं समझती हूँ कि परिषद सोच सकती है कि यह लोगों की आस्था और आध्यात्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता का एक छोटा रास्ता है। अब वो आपस में लड़ रहे हैं कि उनको बताएं ना बताएं। लड़ नहीं रहे हैं, मतलब मुश्किल में डाल दिया कि कुछ लोगों की सोच होगी कि बता दो, कुछ लोगों की सोच होगी नहीं बता दो। तो टॉम कहता है ये सही है, हमने इस समय नहीं बताने का निर्णय लिया है, हम माफी चाहते हैं। तो इस समय काउंसिल ऑफ 9 ने ये तय किया कि वो नहीं बताना चाहते। इसके साथ ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस का 4th चैप्टर खत्म होता है। कल अगर पा माने तो काउंसिल ऑफ 9 की बुक शुरू करेंगे और फिर देखते हैं कि इसको अभी कंटिन्यू करना है या उसको कंप्लीट करने के बाद, तब तक अगर हम जिंदा रहे। आई विल सी यू सून। गुड बाय।